गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 अर्थात 1789 की फ्रांस की क्रांति। अब दुनिया की जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं उनके पीछे बहुत सारे कॉजेस मौजूद रहते हैं। जैसे भारत में 1857 की क्रांति हुई, उसके पीछे भी बहुत सारे कारक मौजूद थे। वैसा ही आपको फ्रांस में भी देखने के लिए मिलेगा। अगर हम कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करें तो इसे आप पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशल कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ और इंटेलेक्चुअल राइज के तौर पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कॉजेज़ ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें आप देखते हैं कि फ्रांस में जो सत्ता है वो परंपरागत निरंकुश शासन स्थापित है। वहाँ पे एक्चुअल में फ्रांस में जो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी हेनरी चतुर्थ के टाइम पीरियड में हुई और उसने निरंकुश राजतंत्र को फ्रांस में स्थापित किया। निरंकुश राजतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता पूरी तरीके से एक व्यक्ति विशेष के हाथों में केंद्रित हो जाना। यही परंपरागत तरीके से आप देखेंगे जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय जो फ्रांस की सत्ता पर आया था, लुई 15 की मृत्यु के पश्चात 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 गद्दी पर बैठा और जिस समय वो गद्दी पर बैठा था उसकी मात्र एज 20 साल की थी। तो उसके ऐसा देखा जाए कि राजतंत्र को चलाने के लिए, शासन को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास मौजूद नहीं था। और उसका जो विवाह हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से, जो कि बहुत ज़्यादा विलासी टाइप की महिला आपको देखने के लिए मिलेगी। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष पूरी तरीके से खाली हो चुका था क्योंकि लुई 14 के काल में और लुई 15 के काल में फ्रांस संघर्ष में संलग्न रहा, जिसके चलते फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से चरमरा रही थी। यानी कि आप देखेंगे कि एक तरीके से फ्रांस दिवालियापन के कगार पे खड़ा हो चुका था और उसके बावजूद भी लुई 16 ने अपने खर्चों में कोई भी कमी नहीं की। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने में उसने बहुत फिजूल खर्ची की। लुई 15 के शासनकाल में भी फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को भी साझा शत्रु ब्रिटेन से स्वतंत्र कराया था, जिसके चलते वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खर्च फ्रांस को वहन करना पड़ा। हालांकि देखिए जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें ब्रिटेन से 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने में फ्रांस को कोई लाभ नहीं था, लेकिन उसने उसमें अपने सप्तवर्षीय युद्ध का क्या किया था, अपने सप्तवर्षीय युद्ध के कारण उसको जो ब्रिटेन से हार प्राप्त हुई थी उसने उसका बदला लिया था। लेकिन आप देखेंगे कि फ्रांस में उससे उस टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे क्या हो गया कि आर्थिक संकट, दिवालियापन हो गया, जिसके चलते उसे फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे फ्रांस की एक मुद्रा है जिसे लिब्रे के नाम से जाना जाता है। हालांकि लिब्रे को बाद में बंद कर दिया गया। तो फ्रांस पे 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ बहुत चढ़ा हुआ था। अब सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अब अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिन प्रतिदिन कर्ज को चुकाने के लिए ही मजबूर हो गई थी। और यानी कि दिवालियापन पे आकर के उस टाइम पे, जिस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए जो बैकग्राउंड बनता चला आ रहा था, उसके पीछे सबसे बड़ा कॉजेज जो आपको देखने के लिए मिलेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस फ्रांस में आ गई थी। अब आप देखेंगे कि जो फ्रांस का जो समाज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अब समाज में 2 टाइप का सोसाइटी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक वो क्लास था जो प्रिविलेज्ड होता था और दूसरा अनप्रिविलेज्ड क्लास होती थी। अब जो प्रिविलेज्ड क्लास होती थी उसमें कौन कौन आते थे, जैसे चर्च का पादरी, बड़े चर्च के पादरी स्पेशली। दूसरे वर्ग में आता था कि जो सामंत होता था। अब चर्च के पादरी पे भी बहुत भूमि फ्रांस की रहती थी और जो सामंत थे उनको भी विशेष अधिकार प्राप्त था और चर्च को भी विशेष अधिकार प्राप्त था। चर्च को तो इतना बड़ा विशेष अधिकार प्राप्त था कि चर्च टित नामक एक कर जनता के ऊपर भी लगाता था और उससे अपनी संपत्ति को वो दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा था। लेकिन इनकी संख्या फ्रांस में कम थी। अब ये जो अनप्रिविलेज्ड क्लास थी उसमें पूरी आबादी में 90% किसान जो अनप्रिविलेज्ड क्लास में आते थे वो आते थे, लेकिन ये जमीन के मालिक नहीं थे। और 60% जो भूमि थी वो कुलीनों के पास थी, बाकी बची हुई भूमि चर्च के पास थी। लेकिन सारा का सारा जो आर्थिक बोझ होता था
वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर निर्धारित था, वो सिर्फ किसानों के ऊपर निर्धारित था। यानी कि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे फ्रांस में जितना भी टैक्स लगता था वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के ऊपर ही लगता था। यानी कि जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे आपको असमानता देखने के लिए मिलेगी। यही कारण था कि नेपोलियन भी फ्रांस की क्रांति को लेकर हमेशा उसने ये कहा कि फ्रांस की क्रांति का कारण सबसे बड़ा असमानता थी। अगर असमानता ना होती तो हो सकता है कि फ्रांस में उस तरीके से क्रांति ना होती। अब सोसाइटी अंडर द ओल्ड प्रिविलेज, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सोसाइटी किस तरीके से थी। अब यहाँ पे आपको एस्टेट जनरल भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें फर्स्ट एस्टेट में जैसे हाई रैंकिंग मेंबर ऑफ द चर्च, सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी, प्रिविलेज